Assalamu alaikum. This is lecture number 8 for the series LSM 733 Production Operations Management. And I'm Usman bin Saif. Let's go through what we have learned in the last lecture. In the last lecture, we talked about the issues in the product design. हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट, पहले तो हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट क्या होता है, और फिर हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, और उसके अंदर हमने डिफरेंट इश्यूज भी डिस्कस किए थे. हमने ये बात की थी कि प्रोडक्ट जो है, अगर उसमें इशू कब आएगा, जब उसका डिज़ाइन रोबस्ट नहीं होगा. रोबस्ट डिज़ाइन का मतलब है रिलायबल नहीं होगा. जब प्रोडक्ट रिलायबल नहीं होगा, अगर उसकी डिज़ाइनिंग रोबस्ट नहीं हुई तो इसका मतलब प्रोडक्ट रिलायबल नहीं होगा. प्रोडक्ट रिलायबल ना होने की का मतलब है कि क्वालिटी ठीक नहीं होगी. देन वी टॉक्ड अबाउट मॉड्यूलर डिज़ाइन के, और हमने इसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन में भी डिस्कस्ड कि पहले स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच थी, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल और मास प्रोडक्शन, ये सारे चीज़ें जो थे दे वर इन इफेक्ट. नाउ कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इंडिविजुअलिज्म जो है एक्सीड कर गई है rather than mass production. So customization is the new term. So modular design में क्या होता है कि आप according to the customer needs आप उस product जो है उसका design आप change कर लेते हैं, tailor कर लेते हैं. Then computer aided designs, हमने बात की थी कि जी now since the world has become global, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस्ड हो गए. देयर आर सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर्स अवेलेबल जिस पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को. और डिज़ाइनिंग एक तो कॉस्ट एफिशिएंट है, प्लस ये कि दिस इज़ टाइम एफिशिएंट एज वेल. और फिर हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. हमने कहा कि जी अब क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की जगह ज़्यादा अब मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स आ गए हैं, और रोबोट्स आर ऑपरेटेड रन बाय द कंप्यूटर्स. तो हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड के अंदर हम सॉफ्टवेयर एक है कैड, जिसमें हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं पहले प्रोडक्ट को, और डायरेक्टली उसको हम लोड कर देते हैं कंप्यूटर में, तो वो चीज़ मैन्युफैक्चर भी हो जाती है. इसका फ़ायदा क्या हुआ? हाई प्रेसिजन, एक्यूरेसी, प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज हो गई. फिर वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, कार है, कार का प्रोटोटाइप हमने बना लिया वर्चुअली. हमने एक एक स्क्रू, एक एक बोल्ट, हमने एक एक डोर, उसका एक एक गैजेटरी हमने इंस्टॉल करके देख ली कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, और हमने उसका 3D डिज़ाइन के अंदर उसे हम देख लेते हैं, एवेल्युएट कर लेते हैं, और सो दैट कि हमें पता चल जाता है कि बन के चीज़ कैसी लगेगी, कैसी बनेगी, कौन सी चीज़ कहाँ लगनी चाहिए, रादर देन कि आप एक्चुअली प्रोटोटाइप उसका डेवलप करें, बनाएं, और उसके बाद फिर चीज़ें इसमें डिस्कस करें, डिज़ाइन करें. देन वी टॉक्ड अबाउट द वैल्यू एनालिसिस, और वैल्यू एनालिसिस में हमने ये डिस्कस किया था कि सिंस एवरी कंपनी इज सेलिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, तो हर प्रोडक्ट की एक डिफरेंट वैल्यू, हर प्रोडक्ट एक डिफरेंट कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है. हमने एक इसमें डिस्कस की थी एग्जांपल, जो कि एक फर्नीचर, सैम्स फर्नीचर की थी. अब वो फर्नीचर वर्कशॉप एक है, वो 4 तरह की चेयर्स और सोफ़ास बनाता है. अब वो कुछ चेयर सोफ़ास हैं जो बहुत महंगे हैं, और कुछ हैं जो सस्ते हैं. तो हमने देखा था कि जी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन जो अर्न कर रहा है, वो जो हमारी सबसे सस्ती वाली चेयर है वो कर रही है. तो इसका मतलब हमें उसकी वैल्यू ज़्यादा, वैल्यूएशन, उसके अंदर वैल्यू एनालिसिस हम करें तो उसकी वैल्यू ज़्यादा, तो हमें उसको फोकस करना चाहिए, उसकी सेल्स को, सिंस वो हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करके दे रही है. रादर देन हमें एक नज़र तो आ रहा है कि जी जो बड़ा वाला सोफ़ा है उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, और वो बड़ा उसकी प्राइस ज़्यादा है, वो बिकेगा भी, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम है. सो वैल्यू एनालिसिस. देन एथिक्स एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिज़ाइंस, हमने बात की थी कि सिंस द वर्ल्ड हैज़ बिकम मोर कंपैटिटिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी
या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर organization, every organization wants to be responsible towards the society, and every organization wants to contribute to the society. Having said that, ethics and environment responsible society की तरफ कैसे हो सकते हैं? जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जिनके एमिशंस कम हों, जिनके गैसेस एमिशंस, जिनकी रॉ मटेरियल वेस्टेज कम हो, एंड देन सेफ हो। एथिक्स, व्हेन वी से एथिक्स, तो किसी प्रोडक्ट डिज़ाइन में एथिक्स कैसे आ सकती है कि प्रोडक्ट सेफ है, बेटर डिज़ाइन। So these were the issues in the product design. Then we talked about time-based competition, and we discussed everything is time-based now. How everything is time-based? Because it's the global competition. पहले होता था हर कंट्री में, हर रीजन में एक दो कंपनीज हैं, दो कंपनीज आपस में compete कर रही हैं. Now the world has become one region. पूरी दुनिया में 18 कंपनीज हैं, तो 18 के 18 कंपनीज एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही हैं, और फिर टाइम के अकॉर्डिंगली कम्पीट कर रही हैं. हर कंपनी जो है अपना नया प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से पहले मार्केट में लाना चाहती है. अगर वो टाइमली अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले आएगी तो वो मार्केट लीडर होगी, या उसका प्रोडक्ट ज़्यादा कंपेटिटिव होगा रादर देन जो लेट कमर्स हैं. सो इसमें फिर टाइम बेस्ड कंपटीशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फिनोमिनस हैं वो हैं, एक परचेजिंग टेक्नोलॉजी बाय एक्वायरिंग अ फर्म, जॉइंट वेंचर्स और अलायंसेस. ये 3 वो फिनोमिनन्स या मोड्स हैं जिनके थ्रू टाइम बेस्ड कंपटीशन जो है उसको एनहेंस किया जा सकता है, अर्न किया जा सकता है. परचेजिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम कुछ वो टेक्नोलॉजी जो हम खुद नहीं बना सकते किसी और कंपनी से परचेज कर लें और उसको हम परचेज करके हम खुद बनाना शुरू कर दें. जॉइंट वेंचर्स, किसी और कंपनी के साथ मिल के वो काम करना शुरू कर दें. हमने एक कार बनानी है, कार मेरी कंपनी और दूसरी एक कंपनी ए और कंपनी बी मिल के कार बनाना शुरू कर देते हैं. अलायंसेस, कार मैं बनाता हूँ, सेल बी करती है, या कुछ कंपोनेंट मेरे पास है कुछ उसके पास है. So these are the 3 modes of time-based competition. Then we try to define a product in terms of make or buy decisions and group technology. Make or buy decisions कि या तो इस प्रोडक्ट को खुद बना लिया जाए या ये प्रोडक्ट किसी से बनवा लिया जाए. Which one is more valuable? Which one is more competitive, more less in cost? एंड देन ग्रुप टेक्नोलॉजी, एक जैसे प्रोडक्ट्स को इकट्ठे एक ग्रुप में आप बनाना शुरू करते हैं. उस एक ग्रुप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है, हमने इसमें एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी जो कि रिमोट्स के बारे में. हमने कहा था कि एक कंपनी है वो रिमोट्स बनाती है, तमाम जितने टेलीविज़न सेट्स हैं उन सब के रिमोट बनाती है. अब अगर वो सिर्फ सोनी का रिमोट बनाए, बाकी कंपनीज का ना बनाए, और इसी तरह एक सोनी का रिमोट बनाए, एक वो बनाए केबल बनाए सोनी की, एक वो बनाए जो है डाटा केबल है सोनी की, ये 2-3 चीज़ें जो टीवी के साथ लगती हैं ये बनाए. तो अगर वो सिर्फ सोनी की बना रही है तो उसके लिए वो उसकी टारगेट मार्केट सिर्फ सोनी है. अगर वो बना रही है बाकी सब कंपनीज के लिए, तमाम टेलीविज़न सेट्स के लिए बना रही है, तो उसके लिए उसने बैटरीज एक जैसी उसने बनानी है, मटेरियल इकट्ठा ख़रीदेगा उसके कवर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वो इकट्ठी परचेज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वो इकट्ठी असेंबल करेगा. तो उसको एक तो लेस कॉस्ट आएगी और मोर कंपेटिटिव एडवांटेज. Then we talked about the documents for production, product life cycle management में हमने बात की कि product life cycle management को हम कैसे देखते हैं. हम के product initial phases, introduction, growth, then maturity और उसके बाद decline.
और फिर इसके लिए हमें प्रोडक्ट के लिए हम जब एक किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि जी दिस इज़ अ प्रोडक्ट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वही प्रोडक्ट है? मैं कहता हूँ कि रिमोट कंट्रोल, सोनी टीवी का रिमोट कंट्रोल, अब मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ ये सोनी टीवी का रिमोट कंट्रोल है? वो मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूँ कि जी ये देखें, इसका कवर है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इतने इसके अंदर सर्किट लगे हुए हैं, इसके अंदर इतनी बैटरीज हैं, और उसके अलावा इसमें इतने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसका डिज़ाइन ऐसे, इससे ये चीज़ ऑपरेट होती है. सो दैट इज़ हाउ आई कैन प्रूव दैट दिस इज़ अ टीवी, सोनी टीवी रिमोट सेट. फिर सर्विस डिज़ाइन, और उसके बाद हमने बात की थी डिसीजन ट्रीज़ की. तो हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर वाज द डिसीजन ट्रीज़. डिसीजन ट्रीज़ क्या होते हैं? डिसीजन ट्रीज़ में हमने बात की थी कि ट्री क्या होता है. हमने बेसिकली ट्री अप्रोच को देखा था. हमने कहा था कि ये ट्री का एक ट्रंक होता है, उसके ऊपर फिर ब्रांचेस होती हैं, उसके नीचे उसकी स्टेम्स होती हैं. अब वो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस सब ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस हैं, फिर उसके बाद सब ब्रांचेस हैं, फिर लीव्स हैं इनके ऊपर. सो डिसीजन ट्री भी इसी तरह होता है. आपने एक डिसीजन लेना है. पहले मेरा डिसीजन है कि जी मैंने कार ख़रीदनी है. कौन सी कार ख़रीदनी है? ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? कार ख़रीदना इज़ माई ट्रंक. ब्रांचेस मेरी क्या हैं कि जी मैं होंडा ख़रीद लूँ, टोयोटा ख़रीद लूँ, मर्सिडीज़ ख़रीद लूँ. ये सारी ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस हैं. एक ऑडी ख़रीद लूँ. मेरे पास 4 ब्रांचेस हैं. अब मैं इन ब्रांचेस के अंदर फर्दर फिर इनके मॉडल्स हैं, कौन सा मॉडल ख़रीदना है. मैं ये मर्सिडीज़ ख़रीदूँ तो ये वाला मॉडल ख़रीद लूँ, टोयोटा ख़रीदूँ तो ये वाला मॉडल ख़रीद लूँ. फिर मेरी नीड्स हैं, फिर मेरी वांट्स हैं, नीड्स वांट्स, इन सब को अकॉर्डिंगली मैं फिर क्या करता हूँ, डिसीजन कंक्लूड करता हूँ, डिसीजन लेता हूँ. तो दिस इज़ अ डिसीजन ट्री जिसके अंदर हमारे पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं. फिर इसमें से बेस्ट डिसीजन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. फाइनली हमने लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था विच वाज ट्रांजिशन टू प्रोडक्शन. और हमने बात की थी कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ अ प्रोडक्ट. व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? प्रोडक्ट डिज़ाइन में तो यू कैन स्पेंड एज मच टाइम एज यू वांट. जितना मर्जी आप टाइम स्पेंड कर लें, जो मर्जी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन में करते रहें. आप कहें कि जी ये एक टीवी रिमोट है, इसके अंदर ये फीचर भी होना चाहिए, ये भी फीचर होना चाहिए, ये फीचर भी हो, ये फीचर भी हो. आप फीचर्स ऐड करते जाएं. लेकिन अगर आप उसको फीचर्स ऐड करते जाएं, आप उस प्रोटोटाइप को ठीक करते जाएं और आप उसको एक्चुअली प्रोडक्शन में ना लेके जाएं, तो आपको व्हाट विल यू गेन आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट? जब तक वो प्रोडक्शन में जाएगा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं, बन के उसके बाद सेल नहीं होगा, तो आपको तो कोई प्रॉफिट कोई नहीं होगा. और आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप पैसे स्पेंडिंग करते जाएंगे. सो the most important thing is transition to production. आप as soon as you are done designing your product, you must take that product to production. और बाद में improvements होती रहती हैं, features आप बाद में भी add कर सकते हैं. So this was what we learned about the product design in the last lecture. Now let's talk about today's lecture. आज का lecture जो है it is about quality. क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हाउ डू क्वालिटी फिट इन. पहले तो वी विल टॉक अबाउट आर्नल्ड पामल हॉस्पिटल है अमेरिका में, जिसकी हम एक केस स्टडी देखेंगे. शॉर्ट सी क्विकली विल टॉक अबाउट इट. देन वी विल टॉक अबाउट क्वालिटी एंड स्ट्रैटेजी. व्हाट इज क्वालिटी, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, हाउ डू यू डिफाइन क्वालिटी, इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं. फिर क्वालिटी के अंदर अवार्ड्स कौन कौन से हैं. मैल्कम ब्रिज अवार्ड है, बैल्ड्रिज. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है. एथिक्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे आप दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं. देन व्हाट आर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ISO 9000, ISO 14000, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या हैं. देन व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. we'll talk about continuous improvement. ये tools हैं, total quality management के tools हैं. continuous improvement,
Six Sigma, employee empowerment, benchmarking, just in time, Teguchi, knowledge of TQM tools. So these are the major topics that we'll be talking about, discussing in today's lecture. Let's start today's lecture. Managing quality provides a competitive advantage. Managing quality provides a competitive advantage. How? मैनेजिंग क्वालिटी मैनेज करने का मतलब है क्वालिटी को अपने इम्प्रूव करना, डिटेरियोरेशन से बचाना। आप अगर क्वालिटी मैनेज कर रहे हैं अपनी, तो इसका मतलब है आप बाकी हॉस्पिटल से बेहतर परफॉर्म करें, कंपैरेटिवली यू आर एट एन एडवांटेज। आर्नल्ड पामर हॉस्पिटल है जी, जो कि वहाँ बेसिकली इट इज़ अ मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल। 13,000 babies annually are born at Arnold Palmer Hospital. और वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे हो रही है कि एक तो वो वर्चुअली एवरी टाइप ऑफ क्वालिटी टूल इज़ एम्प्लॉयड। वहाँ पे उन्होंने हर तरह के तमाम क्वालिटी टूल्स जो हैं एम्प्लॉय किए हुए हैं, जिसमें कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है, बेंचमार्किंग है, जस्ट इन टाइम और क्वालिटी टूल्स हैं। इन सब को हम इन डिटेल आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द सेक ऑफ दिस केस स्टडी, what we have learned from this case study is that even in the hospital industry quality management is important and essential. और अब ये हॉस्पिटल है, there will be so many other hospitals in the town. अब ये हॉस्पिटल्स बाकी हॉस्पिटल से कंपैरेटिवली एडवांटेजेस स्टेज पे कैसे है या बेहतर कैसे है, बाकी के कंपटीशन में ये कैसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी टूल्स, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी टूल्स. सो quality management is very important these days. Quality and strategy. What is the relationship between quality and strategy? Managing quality supports differentiation, low cost and response strategies. Quality manage करने का मतलब है कि आप differentiation, low cost और response strategies को support करें. कैसे? Differentiation क्या होती है? डिफ्रेंसिएशन, मेरा जैसा हमने हॉस्पिटल की बात की, मेरा हॉस्पिटल है, मैं एक हॉस्पिटल का ओनर हूँ, हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रैटेजी या मेरा विजन या मिशन क्या है, मेरा गोल क्या है कि मेरा हॉस्पिटल बाकी तमाम हॉस्पिटल से बेहतर होना चाहिए, बेहतर परफॉर्म करे, डिफरेंट होए। सो अगर मैं क्वालिटी मैनेजमेंट करूंगा, मैं अपनी क्वालिटी हॉस्पिटल की मैनेज करूंगा, तो ही मेरा हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से बेहतर परफॉर्म करेगा। फिर क्वालिटी मैनेज करने का मतलब है कि मेरी कॉस्ट कटिंग भी लो कॉस्ट पे मैं ऑपरेट कर सकूंगा, और फिर मैं कोई भी इशू आता है तो मैं उसको रिस्पॉन्स बेहतर तरीके से कर सकूंगा। क्वालिटी हेल्प्स फर्म्स इंक्रीज सेल्स एंड रिड्यूस कॉस्ट. Building a quality organization is a demanding task these days. आजकल सिंस ग्लोबल कंपटीशन है, कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा है, लो मार्जिन्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं, तो बिकमिंग अ क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डिमांडिंग टास्क. हर ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है. 2 ways quality improves profitability. First one is sales gain, second one is reduced cost. 2 तरीके हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के, एक तो सेल ज़्यादा हो जाए या कॉस्ट कम हो जाए, और दोनों चीज़ें किससे हो सकती हैं? इम्प्रूव्ड क्वालिटी बेहतर होने से आपकी सेल्स बढ़ेंगी और कॉस्ट रिड्यूस होएगी, और दोनों सेल्स बढ़ेंगी, कॉस्ट कम होगी, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे. अब सेल्स कैसे बढ़ेंगी? इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स, क्वालिटी बेहतर होगी तो ज़्यादा लोग आपके हॉस्पिटल में आएंगे. फ्लेक्सिबल प्राइसिंग होगी,
इम्प्रूव्ड रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन बेहतर होगी। कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लोअर रीवर्क एंड स्क्रैप कॉस्ट, कि एक ही काम बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा, एक ही काम एक दफ़ा क्वालिटी से बेहतर तरीके से आप कंप्लीट कर सकेंगे। लोअर वारंटी कॉस्ट, और आपको वारंटी जो है वो आपको कम से कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं? लीडरशिप, मिशन स्टेटमेंट, इफेक्टिव ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टाफ सपोर्ट, ट्रेनिंग, इन सारी ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस से होता क्या है? इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड। आप क्या करते हैं? डिसीजन ले पाते हैं कि जी व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड। देन क्वालिटी प्रिंसिपल्स, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, बेंचमार्किंग, जस्ट इन टाइम, टूल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसका फायदा क्या होता है? हाउ टू डू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड। हम ये जान सकते हैं कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम कैसे करना है। एम्प्लॉय फुलफिलमेंट, empowerment of employee, organizational commitment, employee attitude that can accomplish what is important. Then customer satisfaction. Customer satisfaction कैसे होती है? Winning orders, repeat customers, an effective organization with a competitive advantage. So what is the flow of activities for quality management in an organization? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की अपने प्रैक्टिसेस या ऑर्गेनाइजेशन का अपना विजन ठीक होना चाहिए कि जी हमने क्वालिटी मैनेजमेंट करनी है। फिर उसके बाद क्वालिटी प्रिंसिपल्स को आप जो है अडॉप्ट करते हैं और क्वालिटी प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय फुलफिलमेंट आ जाती है और इवेंचुअली ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जाती हैं। The totality of features and characteristics of a product or service that bears on its ability to satisfy stated or employed needs. Quality को हम कैसे define करते हैं? Quality basically क्या है? Quality as a customer, मेरे लिए quality क्या है? Satisfaction. मैं क्या चाहता हूँ, जो चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नॉर्मली हम डेली टर्म्स में क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि जी एक वो है सोफ़ा है, सोफ़ा की क्वालिटी कैसे पता चलती है? सोफ़े की क्वालिटी हम कहते हैं कि जी सोफ़े की अच्छी क्वालिटी का सोफ़ा कौन सा होगा? जो ज़्यादा साल चलेगा। ज़्यादा साल कैसे चलेगा? ज़्यादा साल उसका फोम ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा साल उसके ऊपर जो लेदर या उसके ऊपर जो वेलवेट का उसके ऊपर कपड़ा है वो ख़राब नहीं होगा, उस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, वो फटेगा नहीं, फोम जो है वो बैठ नहीं जाएगी, कंप्रेस नहीं हो जाएगी। सो उसको हम कहते हैं कि जी ये अच्छी क्वालिटी का सोफ़ा। सिमिलरली और कोई प्रोडक्ट आप ले लें, आप कहते हैं कि जी ये रिमोट है, रिमोट एक रिमोट है जो 5 साल चलता है, एक रिमोट है जो 10 साल तक चल सकता है, 10 साल उसकी लाइफ है। जो 10 साल की लाइफ है जिसकी, उसका मतलब वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का है। सो द टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, कि जो टोटल फीचर्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी ऑप्शंस हैं किसी भी प्रोडक्ट में और सर्विस में, that bears on its ability to satisfy stated or employed needs. किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोडक्ट के या सर्विस के जो कि किसी भी कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दैट इज क्वालिटी। देयर आर डिफरेंट व्यूज। यूजर बेस्ड व्यू क्या है कि जी बेटर परफॉर्म करे, ज्यादा फीचर्स हों as a customer, तो I say कि it is of a better quality. Manufacturing based view क्या है? Conformance to standard, making it right the first time. Manufacturer as a manufacturer मैं कहूँगा जी अच्छी क्वालिटी की चीज़ वो है जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है और पहली दफ़ा में ठीक बन रही है, उसके ऊपर रीवर्क नहीं करना पड़ रहा। प्रोडक्ट बेस्ड क्या है? स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी प्रोडक्ट के वो पूरे कर रही है तो इसका मतलब है कि वो द प्रोडक्ट इज ऑफ गुड क्वालिटी। सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट व्यूज फ्रॉम डिफरेंट पीपल।
आप कस्टमर या यूज़र के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के, मैन्युफैक्चरिंग के उससे भी देख सकते हैं, और प्रोडक्ट के भी उससे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। Implications of quality: company reputation, perception of new products, employment practices, supplier relations. कंपनी की रेपुटेशन किन चीज़ों से बनती है? परसेप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, कि जो भी नया प्रोडक्ट आएगा इस कंपनी का वो अच्छी क्वालिटी का होगा, बेहतर होगा, खूबसूरत होगा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी अच्छा होगा, सर्विस का डिज़ाइन अच्छा होगा। एंड देन employment practices at that organization are up to the standard benchmark, supplier के साथ relations अच्छे हैं, product liability, reduced risk, global implications क्या हैं, improved ability to compete globally with other firms or organizations around the world. So the key the implications of quality were company reputation, product liability and global implications. Key dimensions of quality क्या हैं? Key dimensions, characteristics क्या हैं quality के? कि जो भी product होगा या service होगी, it will perform better. Performance is one of the dimension जिसमें हम quality को judge करते हैं या quality को measure करते हैं। फिर उसमें features कौन कौन से, फिर reliable है या नहीं है, फिर स्टैंडर्ड्स के साथ कंफर्म कर रही है नहीं, ड्यूरेबल है या नहीं, सर्विसेबिलिटी का फीचर है, एस्थेटिक्स खूबसूरत है, परसीव्ड क्वालिटी कि हम जो क्वालिटी सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये इसका जो लेदर है ये बहुत फाइन क्वालिटी, बहुत फाइन अच्छा होगा, जो अगले 30 साल तक ख़राब नहीं होगा, तो वैसा लेदर है या नहीं सोफे का। एंड वैल्यू का मतलब जितने पैसे हम पे कर रहे हैं उतनी क्वालिटी की चीज़ मिल भी रही है या नहीं मिल रही। So these are the dimensions of quality. इन क्राइटेरियाज के बेस पे हम क्वालिटी को, किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी को जज करते हैं। मैल्कम ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक क्वालिटी अवार्ड शुरू किया इन ऑर्डर टू ask the companies in the USA to improve their quality, and it was called the Malcolm Baldrige National Quality Award. It was started in 1988, designed to promote total quality management practices. Few of the winner companies कौन सी थी? Premier Incorporation, Emisa Products, Sunny Fresh Foods, Park Palace, Lexus, North Mississippi Medical Center, the Bama Companies, Richland College, Texas Nameplate Company Incorporation. So ये वो companies हैं जो कि जिन्होंने award win किया हुआ है। अब Malcolm Baldrige Quality Award, इसका criteria क्या है? क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया पे, किस डायमेंशन के हो? हमने देखा ना क्वालिटी की डायमेंशंस हैं, इन हम कहते हैं जी ये डायमेंशंस पूरी होंगी तो हम कहेंगे जी कि प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफ गुड क्वालिटी। अब मैल्कम बैलरिज जो नेशनल क्वालिटी अवार्ड है उसके लिए क्या क्राइटेरिया था, क्यों किस तरह ये किन फैक्टर्स की बेस पे ये इन ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए? टोटल उनके जो पॉइंट्स थे वो 450 थे। आउट ऑफ 450 जो ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा स्कोर करती थी वो उतनी उसकी पोजीशन हाई थी। लीडरशिप के 120 पॉइंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के 85 पॉइंट्स हैं, कस्टमर एंड मार्केट फोकस के 85 पॉइंट्स हैं, मेजरमेंट एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट के 90 पॉइंट्स हैं, वर्क फोर्स फोकस 85 पॉइंट्स हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट 85 पॉइंट्स हैं। एंड द टोटल पॉइंट्स आर 450. What is the cost of quality? Prevention cost, reducing the potential for defects. Appraisal cost, evaluating products, parts and service. Internal failure, producing defective parts or service before delivery. External cost, defects discovered after delivery. अब अगर हम कहते हैं जी क्वालिटी की क्या कॉस्ट है, क्वालिटी की कॉस्ट क्या है, तो जी क्वालिटी की कॉस्ट है जी प्रिवेंशन कॉस्ट है, पोटेंशियल फॉर डिफेक्ट्स कि कोई भी चीज़ डिफेक्टिव नहीं निकलेगी प्रोडक्ट में। अप्रेजल कॉस्ट,
कि बाद में एवेल्युएट करना प्रोडक्ट को, पार्ट्स और सर्विसेज को, ये भी एक कॉस्ट है। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है कि पहले ही प्रोडक्ट के ऊपर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट स्पेंड करके उसे बेहतर बनाते हैं सो दैट कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना निकले। अप्रेजल क्या कॉस्ट होती है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद उसको एवेल्युएट करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्ट आपने क्वालिटी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बनाया, लेकिन बनाने बेचने से पहले ही उसको आपको ठीक करना पड़ गया, ख़राब हो गया वो प्रोडक्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट, प्रोडक्ट आपने बेच दिया, उसके बाद वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया और वापस आ गया आपके पास, फिर आपने उसके डिलीवरी चार्जेस भी पे किए और उसके ऊपर आपने उसको इम्प्रूव भी किया, ठीक भी किया, या रिप्लेस करके दिया। सो दीज आर द costs associated with the quality. Now हम cost of quality और cost of quality का हम ग्राफ देखते हैं। टोटल कॉस्ट और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जैसे जैसे आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, आपकी टोटल कॉस्ट कम होती जाएगी। क्यों, कैसे? अप्रेजल, प्रिवेंशन, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, ये कॉस्ट आपकी रिड्यूस होती जाएंगी। अप्रेजल कॉस्ट क्या है? अप्रेजल कॉस्ट है आपकी इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है, आपने, जैसे हम बार बार एक एग्जांपल रिमोट की डिस्कस कर रहे हैं, रिमोट के ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ है, वो प्लास्टिक अगर 10 रुपीज़ का है तो आप प्लास्टिक पर 12 रुपीज़ खर्च लेते हैं, आप 12 रुपए का प्लास्टिक लगा लेते हैं ताकि कभी ये प्लास्टिक ख़राब ना हो, क्वालिटी इसकी अच्छी हो जाए। दैट 2 रुपीज़ इज़ योर अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है कि आपने रिमोट बना लिया, उसके बाद आपने रिमोट को एवेल्युएट किया, टेस्ट किया, तो वो रिमोट जो था, रिमोट की क्वालिटी अपने चेक करने के लिए उसको टेस्ट किया, और अगर आपकी डिफेक्ट्स ज़्यादा हों, जितने ज़्यादा डिफेक्ट्स होते जाएं, जितनी आपकी क्वालिटी कम हो उतने ज़्यादा डिफेक्ट्स होंगे रिमोट में, और अगर जितनी क्वालिटी कम हो उतनी आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। आपको उतने रिमोट ज़्यादा चेक करने पड़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अदरवाइज़ अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, डिफेक्ट्स बहुत कम आ रहे हों, तो आप क्या करते हैं, सैम्पलिंग कर लेते हैं, हर 10 में से एक रिमोट चेक कर लिया, हर 20 में से एक रिमोट चेक कर ली, तो उससे कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। इंटरनल फेलियर्स, कि आपने रिमोट बना लिया, रिमोट बनाने के बाद आपने उसको टेस्ट किया तो काम ही नहीं कर रहा, उसको फिर ठीक करना पड़ गया। फिर एक्सटर्नल फेलियर्स, कि आपने रिमोट बना के बेच दिया और बाद में वो ख़राब हो गया, फिर वो वापस आ गया आपके पास ठीक होने। सो इन सारी चीज़ों की कॉस्ट है। आप क्वालिटी इंप्रूव करते जाते हैं तो क्या होता है, आपकी टोटल कॉस्ट रिड्यूस होती जाती है। लीडर्स इन क्वालिटी, अब हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो इतने साइंटिस्ट और जितने क्वालिटी एश्योरेंस के, क्वालिटी मैनेजमेंट के जो चैंपियंस गुजरे हैं वो कौन कौन थे? एडवर्ड्स डीमिंग थे, जिसने 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट, अभी हम आगे देखेंगे 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट के 14 पॉइंट्स, 14 क्राइटेरिया डिफाइन किए थे। फिर जोसेफ एम जुरान थे, टोटल मैनेजमेंट कमिटमेंट का और फिटनेस फॉर यूज़ का कॉन्सेप्ट इन्होंने डिराइव किया था। आर्मन फेगनबाम थे, जो कि टोटल क्वालिटी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फिर फिलिप बी क्रॉसबी थी, जिसने क्वालिटी इज़ फ्री ज़ीरो डिफेक्ट्स, क्वालिटी इज़ फ्री ज़ीरो डिफेक्ट्स, उन्होंने कहा था कि जी अगर आपकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर जाती है कि आपके डिफेक्ट ज़ीरो हो जाते हैं तो आपकी क्वालिटी की कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाती है। फिर एथिक्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, अब एथिक्स और क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या आपस में रिलेशनशिप है? Operations managers must deliver healthy, safe, quality products and services. Poor quality risk injuries, lawsuits, recalls and regulations. Organizations are judged by how they respond to problems. All stakeholders must be considered. अब quality और ethics. Ethics क्या है कि जी ऑपरेशन मैनेजर must deliver healthy,
safe quality products. This is the ethical consideration. Poor quality risks injuries, lawsuits, recalls and regulations. Organizations are judged by how they respond to problems. कोई प्रॉब्लम हो गई, प्रोडक्ट खराब निकला है, how do they respond to them? All stakeholders must be considered. अब जैसे हम देखते हैं क्वालिटी का इशू एक 2011 में टोयोटा कंपनी के साथ हुआ. टोयोटा कंपनी ने एक कार है टोयोटा कैमरी के नाम से. उसमें जो उसका एक्सीलरेटर पैडल है उसमें उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जिसे उन्होंने कहा कि ड्राइव बाय वायर सिस्टम. अब वो ड्राइव बाय वायर सिस्टम के अंदर क्या एक सेंसर था और उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट था जो कि गाड़ी की स्पीड, आप पैडल प्रेस करते थे तो वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता था, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करता था. लेकिन जब वो उन्होंने गाड़ी प्रोड्यूस हुई, उन्होंने क्वालिटी टेस्ट की, उसके बाद जब उन्होंने कार सेल में गई तो बहुत गाड़ियों के एक्सीडेंट होने शुरू हो गए. और जब उन्होंने एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेट किए तो उन्हें पता चला कि वो जो एक्सीलरेटर पैडल्स हैं वो फॉल्टी हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. अब दिस वाज अ प्रॉब्लम. हाउ डिड टोयोटा कंपनी रिस्पॉन्डेड टू दिस प्रॉब्लम? उन्होंने क्या किया कि टोयोटा ने उस वक्त तक कोई 1400 व्हीकल्स, 1400 गाड़ियां बेच चुके थे. टोयोटा कंपनी ने ऑल 1400 कस्टमर से गाड़ियां वापस खरीद ली और उनको सबको पैसे पे कर दिए. बिकॉज टोयोटा का फॉल्ट था. टोयोटा ने तो एक डिफेक्टिव जो कॉस्ट थी वो इनकर की, बेयर की, लेकिन दे रिस्पॉन्ड एथिकली. आप देखें दे रिस्पॉन्डेड टू द प्रॉब्लम वेरी वेल. जितने एक्सीडेंट्स हुए थे, एक्सीडेंट्स की कॉस्ट पे की उन्होंने, जितनी कार्स थी सारी रिकॉल कर ली, उन्होंने गाड़ियां सारी वापस ले ली और उन कस्टमर्स को पैसे दे दिए. So one of the major consideration in when you talk about the relationship of ethics and quality management is how the organization respond to a problem. और फिर हमने जब भी हम एथिक्स कहते हैं, हम प्रोसेस डिज़ाइन में एथिक्स कहते हैं, हम प्रोडक्ट डिज़ाइन में कहते हैं, तो हम हमेशा एथिक्स को हम कैसे कंसिडर करते हैं कि हम जब भी एथिक्स कहते हैं तो हम कहते हैं जो प्रोडक्ट है वो सेफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए. इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, ISO 9000, ISO 14000. आप वैसे भी देखें, आप अक्सर कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है ISO 9000 सर्टिफाइड, ISO 14000 सर्टिफाइड. एक एग्जाम्पल अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की लें तो आप रूह अफ़ज़ा या करशी जाम शीरीन जो है, जाम शीरीन की बॉटल के ऊपर उन्होंने स्टैंप लगाई हुई है कि ISO सर्टिफाइड. इसी तरह आप और कहीं पे अदर दैन अगर आप प्रोडक्ट्स की बजाय सर्विस इंडस्ट्री में देखें, सर्विस के अंदर फौजी फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने रिसेंटली उन्हें ISO सर्टिफिकेशन ग्रांट हुई, तो उन्होंने इतना बड़ा वहाँ पे अपनी बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि जी दिस कॉलेज इज़ ISO सर्टिफाइड. उसका मतलब है ये कॉलेज जो है सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो ISO सर्टिफाइड. ना व्हाट इज ISO सर्टिफिकेशन? ISO सर्टिफिकेशन बेसिकली होती है कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन, इट इज़ अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन कि जी आपने हर प्रोसेस पे, हर स्टेज के ऊपर जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. दूसरी बात, इंटरनेशनली जितने स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, बेंचमार्क्स बने हुए हैं, आप उनको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो दीज आर ISO सर्टिफिकेशंस. और जो ISO 14000 स्टैंड है, दैट स्टैंडर्ड इज अबाउट द एनवायरमेंट. इसमें क्या है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी इज बिहेविंग एनवायरमेंट फ्रेंडली और नॉट. प्लस जो कोर एलिमेंट्स हैं वो एक तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंपनी कर रही है या नहीं कर रही.
ISO 14000 की बात करें, फिर ऑडिटिंग के प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, फिर परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन हो रही है, लेबलिंग जो है प्रॉपर तरीके से हो रही है, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं हो रही, फिर लाइफ साइकिल असेसमेंट जो है हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं किसी कंपनी में तो ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास आप अपने जो है अपना केस रजिस्टर करते हैं, तो वो आपको आके एवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको सर्टिफाई कर देते हैं कि जी दिस कंपनी इज ISO सर्टिफाइड नाउ। नाउ कमिंग टू अनदर मेजर कॉन्सेप्ट विच इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM encompasses entire organization from supplier to customer. Total quality management, पहले हमने कहा प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिर हमने कहा सर्विस की क्वालिटी, हमने कहा प्रोसेसेस की क्वालिटी, फिर हमने कहा कि प्रोसेसेस के अलावा हमने कहा जी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एथिक्स एंड क्वालिटी, स्ट्रैटेजी क्वालिटी। तो व्हेन यू से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो कस्टमर से लेके सप्लायर, पूरी ऑर्गेनाइजेशन विद इन everything comes into total quality management. सप्लायर से रॉ मटेरियल लेते हैं, आप डेवलप करते हैं, फिनिश गुड्स बना के कस्टमर को बेचते हैं, तो सप्लायर इज द वन एंड, कस्टमर इज द अदर एंड, बीच में पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये पूरे के पूरे इट कम्स इनटू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। स्ट्रेसेस a commitment by management to have a continuing company-wide drive towards excellence in all aspects of products and services that are important to the customer. और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या कहती है कि जी फ्रॉम जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो दे शुड बी एक्सीलेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर करेक्टरिस्टिक उसका जो है वो बेहतरीन या एक्सीलेंट होना चाहिए या एक्यूरेट होना चाहिए या ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। अब डेमिंग्स 14 पॉइंट्स हमने अभी कहा था कि डेमिंग वाज वन ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड 14 क्वालिटी मैनेजमेंट पॉइंट्स। तो व्हाट वर दोस पॉइंट्स? क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है और आपका प्रोडक्ट का पर्पस है वो आपस में अलाइंड होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। लीडिंग टू प्रमोट चेंज, build quality into products, stop depending on inspection. आप प्रोडक्ट्स को की क्वालिटी बेहतर करें rather than कि इंस्पेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट ख़राब निकले। build long term relationship based on performance not price, long term relationships based on performance and efficiency, good quality not price. Continuously improve product quality and service, start trainings, emphasize leadership, drive out fear, break down barriers between departments, stop haranguing workers, support, help improve, remove barriers to pride and work, institute a vigorous program of education and self-improvement, put everybody in the company to work on the transformation. So these are the best strategies, these are the best things an organization can do, an organization can implement in order to achieve excellence in total quality management. So डीमिंग ने ये 14 पॉइंट्स उसने प्रेजेंट किए, उसने कहा था कि ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में हों तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी वाइज जो है इट विल बी सुपीरियर। Now 7 concepts of total quality management. Total quality management के 7 concepts हैं। Continuous improvement है, Six Sigma है, employee empowerment है, benchmarking है, just in time है, Taguchi है, knowledge of TQM tools है। Now ये हमने शुरू में भी हमने लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि जो हमने एक हॉस्पिटल की बात की थी, तो हमने कहा था कि उस हॉस्पिटल के अंदर भी ये सारे के सारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोसेसेस वहाँ पे भी कंपोनेंट्स वहाँ पे वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल की रेपुटेशन बहुत अच्छी है।
बट ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, ये क्या है, प्रोसेसेस क्या हैं? लेट्स गो इनटू अ बिट ऑफ डिटेल. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ ऑल प्रोसेसेस. हर प्रोसेस की कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाना, कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाना. आपने प्रोडक्शन टाइम रिड्यूस करते जाने, कॉस्ट रिड्यूस करते जानी, आप कंटिन्यूसली उस पर काम करते रहना इस चीज़ के ऊपर कि ये प्रोसेस और एफिशिएंट कैसे हो सकता है, और एफिशिएंट कैसे हो सकता है. इन्वॉल्व्स ऑल ऑपरेशंस इन वर्क सेंटर्स इंक्लूडिंग सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, प्रोसीजर्स. और इसमें ऑपरेशंस के तमाम एस्पेक्ट्स, वर्क सेंटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स से लेके हर चीज़ को इम्प्रूव करना. Shewhart's PDCA model. Why do we call it the PDCA model? Because PDCA stands for plan, do, check and act. Continuous improvement. Continuous improvement के लिए क्या करते हैं कि जी identify the improvement and make a plan. Identify the improvement and make a plan. आप हर प्रोसेस की, हर प्रोडक्ट की पहले तो इम्प्रूवमेंट आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें और क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, और उसका फिर प्लान बनाएं. फिर उसके बाद डू द टेस्ट प्लान, उसको टेस्ट करके देखें कि वो इम्प्रूवमेंट उसमें इंस्टॉल या उसके अंदर ऐड हो सकती है, नहीं हो सकती है, उस चीज़ को और इम्प्रूव किया जा सकता है. फिर चेक इज़ द प्लान वर्किंग. फिर आप देखते हैं कि आपने अगर टेस्ट करने के बाद कि आपका जो अपने जो प्लान बना था वो इज़ इट वर्केबल. फिर एक्ट द इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर फौरन अगली इम्प्रूवमेंट पे चले जाते हैं. सो शीवार्ट वाज वन ऑफ द क्वालिटी साइंटिस्ट जिसने कि ये एक मॉडल बनाया था, मॉडल दिया था कि जी आपने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी कैसे है. उसने कहा जी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई कर लें, उसको टेस्ट कर लेंगे, उसको चेक करें इज इट डूएबल, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर लें. फिर इम्प्लीमेंट जैसे ही करते हैं तो अगली आप इम्प्रूवमेंट पे चले जाएं. तो ये आपका साइकिल, आपका सर्कल चलता रहेगा इस तरह से. कंटिन्यूसली इम्प्रूव आप करते रहेंगे अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को, ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोसेसेस को. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज सिक्स सिग्मा. व्हाट इज सिक्स सिग्मा? सिग्मा हम यूजुअली स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम यूजुअली सिग्मा का हम उसे सिग्निफिकेंस से डिराइव करते हैं. इसके दो मतलब है. स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ अ प्रोसेस दैट इज 99.9997% कैपेबल, 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज. DPMO स्टैंड्स फॉर डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज. 3.4 DPMO का क्या मतलब है कि 1 मिलियन प्रोडक्ट अगर बनाएं तो उसमें 3.4 प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफेक्टिव होंगे, बाकी सारे 99% एक्यूरेट होंगे प्रोडक्ट्स. दिस इज सिक्स सिग्मा. अ प्रोग्राम डिजाइन टू रिड्यूस डिफेक्ट्स, लोअर कॉस्ट, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सो सिक्स सिग्मा को हमने दो तरह से डिफाइन किया. सिक्स सिग्मा बेसिकली होता क्या है? सिक्स सिग्मा होता ये, अभी हम इसकी एक डायग्राम भी, स्टैटिस्टिकल डायग्राम भी, हम इसका ग्राफ भी देखते हैं कि सिक्स सिग्मा टर्म आई किधर से. बेसिकली स्टैटिस्टिकल टर्म है और सिक्स सिग्मा का मतलब है कि 99.9997% कैपेबल. कैपेबल का मतलब है 99.9997% नो फॉल्ट्स. और उसके बाद डिफेक्ट्स कितने? 3.4%, 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, 3.4 DPMO. So that it is called Six Sigma. Please look closely at this graph. आपने ये देखा होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ये ग्राफ पढ़ा होगा अक्सर, और हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे करके, यूं करके बनाते होते हैं जिस तरह से बनी हुई, और दरमियान में मीन होता है. और हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बनाते हैं तो मीन हम कहते हैं कि जितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, अगर हमारे पास 100 वैल्यूज़ है तो 100 वैल्यूज़ का मीन ये है. और उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू को उससे रिलेशनशिप ऐसे डिफाइन करते हैं कि जी अब मेरे पास
जैसे कि हम अगर एक छोटी सी एग्जांपल हम लें कि जी हमारे पास ये प्रोडक्शन का डाटा ये कि पिछले महीने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, उससे पिछले महीने 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, इस और उससे अगले महीने 50 यूनिट प्रोड्यूस हुए। अब जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, पिछले महीने 2 डिफेक्टिव थे, उससे पिछले महीने 4 डिफेक्टिव थे, उससे पिछले महीने 8 डिफेक्टिव थे। अब इनका हमने मीन ले लिया। मीन का मतलब है कि जी हमारा जो पिछले 12 महीने का डाटा है वो कहता है कि जी हमारा मीन जो डिफेक्टिव रेट है दैट इज 5 मीन डिफेक्टिव रेट है। अब हमारा जो अगले बार पिछले 12 महीने का मीन जो रेट था, एवरेज रेट था या मीन रेट था, वो 5 था कि 5 हमारी एवरेज थी कि जो डिफेक्टिव होने की, हर महीने प्रोडक्ट डिफेक्टिव होने की। नाउ अगले हम लोग 13th मंथ के अंदर अगर हम देखते हैं कि जी हमारा डिफेक्टिव रेट 6 हो गया, तो हम कहते हैं कि जी वो 5 से 6 1 या अगर हम कहते हैं जी 7 हो गया, तो 5 से 7 2 जो डिग्रीज है वो डेविएट कर गया। तो हम इसके ऊपर मीन को बताते हैं कि जी पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। राइट एंड लेफ्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। फिर इसी तरह मीन के बाद हम देखते हैं कि जी +3 दोनों साइड्स पे +3 जो है वो +3 सिग्मा कहते हैं। और उसके बाद जहाँ पे ये हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जाके पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के, दैट इज कॉल्ड 6 सिग्मा। 6 सिग्मा पूरा कवर करता है दोनों साइड्स की डिस्ट्रीब्यूशन को। इसका मतलब है कि अगर 6 सिग्मा का मतलब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब कि 6 सिग्मा में आपका कस्टमर से लेके सप्लायर से लेके कस्टमर तक जितने प्रोसेसेस हर चीज आ जाती है, उसका मतलब हर चीज की क्वालिटी आ जाती है। So 6 Sigma is a tool used for total quality management. अगर हम 3 Sigma कहें तो 3 Sigma में हो सकता है कि सप्लायर के कुछ कंपोनेंट्स हम मिसिंग हो, कस्टमर के कुछ एस्पेक्ट्स मिसिंग हो या प्रोसेसेस कुछ ना हो, सिंस क्योंकि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर नहीं कर रहा 3 Sigma, लेकिन 6 Sigma covers 100% of the distribution. A 6 Sigma program originally developed by Motorola, adopted and enhanced by Honeywell and General Electric. सबसे पहले Motorola ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। Highly structured approach to process improvement, a strategy, a discipline. Highly structured उसको एक्टिविटीज़ और जो है प्रोसेसेस सारे इसमें डिफाइंड हैं कि आपने स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनानी है, स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करेंगी और डिसिप्लिन्स कैसे वर्क करेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपना क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देन व्हाट इज़ DMAIC अप्रोच? डिसिप्लिन्स को हम DMAIC अप्रोच भी कहते हैं। सो डिफाइन क्रिटिकल आउटपुट्स एंड आइडेंटिफाई गैप्स फॉर इम्प्रूवमेंट। 6 सिग्मा की डमैक अप्रोच क्या है कि जी डिफाइन करें पहले तो क्रिटिकल आउटपुट्स को, आप आइडेंटिफाई करें गैप्स इंप्रूवमेंट के। क्रिटिकल आउटपुट्स और इंप्रूवमेंट गैप्स को आपने डिफाइन करना है और आइडेंटिफाई करना है। फिर मेजर द वर्क एंड कलेक्ट प्रोसेस डाटा। फिर उसके बाद अपना डाटा आप कलेक्ट करें, प्रोसेस डाटा जो है, एनालाइज द डाटा, इंप्रूव द प्रोसेस एंड देन कंट्रोल द न्यू प्रोसेस टू मेक श्योर न्यू परफॉर्मेंस इज मेंटेन्ड। फिर क्या है कि एक तो आपने इम्प्रूव कर दिया प्रोसेस, उसके बाद कंट्रोल करना है नए प्रोसेस को और इंश्योर करना है कि नया जो प्रोसेस है वो उसकी परफॉर्मेंस मेंटेन्ड है, परफॉर्मेंस डिक्रीज नहीं करी, इंक्रीज ही करी। सो दिस इज कॉल्ड डमैक अप्रोच टू 6 सिग्मा। नाउ 6 सिग्मा की इम्प्लीमेंटेशन है। एम्फेसाइज डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज एज अ स्टैंडर्ड मेट्रिक, provide extensive training, focus on corporate sponsor support, champions, create qualified process improvements, experts, black belts, green belts, set stretch objectives. This cannot be accomplished without a major commitment from top level management. 6 Sigma हमेशा top level management से लेके bottom level तमाम जो hierarchy levels हैं उस पर implement होता है। और इसके अंदर basically क्या करते हैं कि आप standardized units के अंदर आप अपनी quality को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे कि स्टैंडर्डाइज यूनिट हमने इसमें डिफेक्ट पर मिलियन देखा है कि जी डिफेक्ट पर मिलियन कितने हैं आपके डिपार्टमेंट के। देन
कहते हैं कि जी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। उसके अलावा कंपनी का जो फोकस है वो क्रिएटिंग सिक्स सिग्मा चैम्पियंस पे होना चाहिए और क्वालिफाइड प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए। मैनेजर्स जो हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए ऑन दिस सिक्स सिग्मा प्रोसेस, जिसमें ब्लैक बेल्ट होने चाहिए, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट्स होने चाहिए। So this is about the implementation of the Six Sigma tool. Now the next tool for total quality, हमने पहला tool देखा continuous improvement, दूसरा Six Sigma है, तीसरा है employee empowerment. Getting employees involved in product and process improvements. 85% of quality problems are due to process and material. एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करने का मतलब है उनको इस क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना। टेक्निक्स क्या हैं जी? बिल्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए एम्प्लॉयज़ के साथ। डेवलप ओपन सपोर्टिव सुपरवाइजर्स, मूव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज़, बिल्ड अ हाई मोरल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट फॉर्मल टीम स्ट्रक्चर्स। ये वो सारे टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि उसने, आप एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि भाई तुमने ये क्वालिटी इंप्रूव करनी। दिस इज व्हाट एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज। क्वालिटी सर्कल्स, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हु मीट रेगुलरली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। क्वालिटी सर्कल क्या होता है? एम्प्लॉयज के आपस में ना ऑर्गेनाइजेशन में सर्कल्स बना लेते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, तो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे मीटिंग्स करते हैं इन ऑर्डर टू डिस्कस क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ट्रेन्ड इन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और उनको ट्रेन कराया जाए प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स में, ऑफन लेड बाय अ फैसिलिटेटर, वेरी इफेक्टिव व्हेन डन प्रॉपर्ली, एंड दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टीम, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी। Benchmarking is another technique. Select best practices to use as a standard for performance. Determine what to benchmark from a benchmark team. Identify benchmarking patterns. Collect and analyze benchmarking information. Take action to match or exceed the benchmark. बेंचमार्किंग क्या होता है? इंटरनेशनली आप देख लेते हैं कि जी बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, सेम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या हो रहा है, कैसे उन्होंने अपने प्रोसेस को एफिशिएंट किए, तो उस प्रोसेस को आप बेंचमार्क कर लेते हैं और कहते हैं कि जी हमने अपने प्रोसेस को उस प्रोसेस पे ट्रांसफॉर्म करना है, हमने भी इसको इतना एफिशिएंट करना है कि वो वैसा हो जाए। उसके लिए आप क्या करते हैं? पहले तो डिटरमिन कर लेते हैं आपका बेंचमार्क है क्या, फिर यू फॉर्म अ टीम। टीम के बाद आइडेंटिफाई बेंचमार्किंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, कलेक्ट एनालाइज बेंचमार्किंग इंफॉर्मेशन, देन टेक एक्शन। यूज इंटरनल बेंचमार्किंग इफ यू आर बिग इनफ। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बेंचमार्क कर ले कि ये डिपार्टमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है, ये एफिशिएंट नहीं है, तो ये कैसे एफिशिएंट हो सकता है, इस डिपार्टमेंट के प्रोसेस इस डिपार्टमेंट को कैसे रेप्लिकेट किए जा सकते हैं। इसी तरह बेंचमार्किंग फैक्टर्स फॉर वेबसाइट्स, अगर हम देखें, हम एक एग्जांपल देखें वेबसाइट्स की, डिफरेंट वेबसाइट्स का हम एनालिसिस करें तो हम कहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट और इस कंपनी की वेबसाइट दोनों में से बेहतर कौन सी है, हम पहले तो ये देखते हैं। फिर कहते हैं अगर ये कंपनी बी की वेबसाइट ज़्यादा बेहतर है, हम उसको अपने लिए बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि हमने भी अपनी परफॉर्मेंस इस जैसी करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें कि मेटा टैग्स वो एक कंपनी यूज़ कर रही है, दूसरी कंपनी नहीं यूज़ कर रही, तो ये कंपनी भी मेटा टैग्स यूज़ करना शुरू कर दे। मीनिंगफुल होम पेज टाइटल होना चाहिए, यूनिक डोमेन नेम, इसका कंपनी का यूनिक डोमेन नेम था, इसका नहीं है, इसको भी यूनिक डोमेन नेम चाहिए। एवरेज लोडिंग स्पीड, नंबर ऑफ स्पेलिंग एरर्स, विजिबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंस ऑफ सर्च इंजन, ट्रांसलेशन टू मल्टीपल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें बेंचमार्क में हैं। तो इस बेंचमार्क की चीज़ें हम भी अपने पास अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो हम भी बेंचमार्क को अचीव कर सकते हैं। Now, best practices for resolving customer complaints. Make it easy for clients to complain. Respond quickly to complaints. Resolve complaints on first contact. Use computers to manage complaints. Recruit the best for customer service jobs. ये कुछ strategies हैं जो कि best practices कहलाती हैं customer complaints को resolve करने के लिए। Just in time. Relationship to quality. Just in time और relationship to quality क्या है? जस्ट इन टाइम तो एक अप्रोच है